मुल्तान में तो हमने देखा कि जज्बा क्या है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है तब भी वर्कर्स इसी तरह आए? बिल्कुल, जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है हम फोटेजेस भी ग्रुप में डालते हैं। पुलिस की नफरी बताती है कि जज्बात के हैं। शेख साहब के साथ पिंडी की माशाल्लाह बड़ी आवाम है, इसके अलावा इस्लामाबाद के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि पुलिस ने जो मेन जो एंट्री वो बंद कर देते हैं। अगर ये जाने देंगे तो फिर पता चलेगा कि लोग कैसे आते हैं। मेहताब अब्बासी साहब ने जो कहा है उसके बाद मैं कुछ कहूँ तो वो तो नामुनासिब होगा। ये आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि पार्टी के अंदर काफी ज्यादा जो इस वक्त लावा जो पक रहा है और मजीद आपको इस तरह की खबरें और इस तरह के जो बयानात इनके मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से सुनने को मिलेंगे। ये सब कुछ जो निगरान हुकूमत कर रही है ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। एनी ट्रिक अप देयर स्लीव वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं हमारी को एंकर और एहतशाम अब्बासी साहब हैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। इसके अलावा स्काइप पर हमें खावर घुमन ने ज्वाइन किया है और मुल्तान से अंबर जावेद जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वो भी हमारे साथ होंगे। और आज आपको जो इस प्रोग्राम में मैं आपको जो वीडियोज़ दिखाऊँगा, जो हम गुफ्तगू करेंगे, वो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो एक हुकूमत है वो कितनी फ़ैशिस्ट हुकूमत है और किस तरह अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रही है। माजी में भी ये चीज़ें होती रहीं और लोग तब भी लड़ते रहे, सहाफ़ी भी, सियासतदान भी। और अब एक उसी की एक रेपुटेशन है शेख रशीद के साथ जो हो रहा है। मुल्तान में आज जो हुआ, जैसे आमिर डोगर को पकड़ा गया, जावेद कुरैशी को पकड़ा गया, वर्कर्स को मारा पीटा गया, जिस तरीके से फिर और भी जगहों से मुकदमा दर्ज होने की इतलात आ रही हैं। अहमद रज़ा पर भी गोजरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, पकड़ा जा रहा है वर्कर्स को। एक क्रैक डाउन है, सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। बस वो कहते हैं कि गलियाँ हो जाएं, सुंजियाँ आते विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो मैं इन तमाम चीज़ों का आज अहाता करूँगा, लेकिन ये आज जो हालत है ये इससे पहले भी थी और रेजिस्टेंस की जो पोइट्री है वो हमेशा हमें ताकत देती है। थोड़ी नज़्म लंबी है अहमद फराज की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उसे सुने तो आपको ऐसे लगेगा कि ये 80 की दहाई के लिए नहीं थी, ये आज के दिन के लिए लिखी गई थी। जो आज फैशिज़्म है उसका भी ये जवाब दे रही है। आइए ज़रा सुनते हैं क्या कह रहे थे अहमद फराज। ये फराज बहुत पहले कह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज के हालात के लिए ये सब कुछ कह रहे थे। अब थोड़े से आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ। आज यही गुफ्तगू आज शेख रशीद ने की कि जो मर्ज़ी कर लो, इमरान की हमायत नहीं छोड़ूंगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा शेख रशीद ने। मेरे साथ एहतशाम अब्बासी हैं। एहतशाम, आप आज थे, अदालत में थे और शेख रशीद साहब के साथ जो भी कुछ हो रहा है आपको पता है, और अब उन्हें मरी ले गए हैं। ठंड है वहाँ पे, रात को ना जाने क्या करेंगे, लेकिन जो बात शेख रशीद साहब कर रहे थे, कुछ बताएंगे हमें क्या आज हुआ? हाँ जी बिल्कुल समी साहब, पहले बताएं जज्बा कैसा था शेख साहब का? जज्बा देखें, मैं पहले दिन जब समी साहब या शेख साहब गिरफ़्तार हुए, मैं और आप थाने के बाहर उनके पहुँचे हम, तो जो वो जज्बा था आज उससे ज़्यादा था। अब कोई भी शख्स है उसको गिरफ़्तार करने के कोई मकसद होते हैं, तो ये सवाल शेख साहब से मैंने किया था कि आखिर क्या मकसद है, आपको गिरफ़्तार किया गया है और यहाँ तक आप पहुँच गए, तो मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक ही मकसद है, कोई मुझे और कुछ भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि खान साहब का साथ छोड़ दो, और उसके जवाब में आपने सुना है कि उन्होंने कहा मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा अगर ये मेरी जान भी ले लें। और दूसरी बात जो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मौत मेरी महबूबा, हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल है। तो ये सवाल मैंने ही शेख साहब को किया था और इसके जवाब में उन्होंने ये बोला। शेख साहब का जज्बा जो मैंने देखा पहले दिन वो गिरफ़्तार हुए, उस दिन तो हम साथ थे, उससे आप कह रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आज बड़े चट्टान की तरह नजर आया। आज जो उनका मैंने जज्बा देखा है वो कुछ मुख्तलिफ था। हालांकि 74 साल की उम्र है शेख साहब की और 16 बार वज़ीर रहे हैं वो। एक याशी वाली ज़िंदगी के बाद इस तरह के हालात देखना बड़ा मुश्किल होते हैं। और उसके बाद शेख साहब का, क्योंकि एक बड़ी अहम चीज़ और हुई आज कि थाना पारा ने जब गिरफ़्तार किया उनको, मैंने उनसे सवाल किया था शेख साहब के, थाना पारा के मुताबिक आप उस वक्त नशे में थे, ये SHO साहब ने बोला था। इसके रिस्पांस में आज रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ से सैंपल लेकर लाहौर भेजे थे
वहाँ से रिपोर्ट आ गई कि शेख साहब जब गिरफ्तार हुए तो नशे में नहीं थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ हैं खावर गुमन भी हैं, मैं खावर आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मुझे इजाज़त दें मैं इसी एक अपडेट ले लूं मुल्तान में अंबर जावेद, क्योंकि वहां पर भी आज एक निगरान हुकूमत ने ऐसा काम किया है जिनके ज़िम्मे सिर्फ इलेक्शन कराना था और जिनके बारे में ये था कि नज़र आए कि वो गैर जानिबदार हैं। उन्होंने आज पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ा, मारा, पीटा, आमिर डोगर को पकड़ा और दूसरे लोगों को पकड़ा। एक ऐसा एक वहाँ पर एक हमने जो वीडियो फुटेजेस देखी उसमें जिस तरीके से पुलिस की जो एक बारबैरिक उनका जो एटीट्यूड था। अंबर, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, अगर आज के हालात में आपको बताऊं तो मुल्तान में आज NA 155 और NA 156 के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके सिलसिले में आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ था। इस सिलसिले में दोनों जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ दीगर उम्मीदवार भी थे जो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे और वहाँ पर एक झगड़ा हुआ। इस दौरान वहाँ पर गमले चले, एक दूसरे को गमले मारे गए और इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के शीशे टूट गए। इस बुनियाद पर कुछ ही देर के बाद साबिक चीफ व्हिप कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर के घर पर छापा मारा गया और वहाँ से मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ वहाँ पर दीगर कारकुनान भी मौजूद, जावेद कुरैशी और इदरान का उनको गिरफ्तार करके पुलिस अपने हमरा ले गई और ये नहीं बताया गया कि उनको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है। इसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई है डोगर हाउस और उसके बाद डेरा अड्डा चौक पर बड़ा एहतजाज किया गया है। कारकुनान मुश्तइल दिखाई दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पर टायर जलाए हैं और रोड ब्लॉक किया है, नारेबाजी की है और इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिसकी वजह से ये गिरफ्तारियाँ जो है अमल में आई हैं। इसके बाद पुलिस ने ये फैसला किया कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद पुलिस की नफरी डेरा अड्डा चौक पर पहुँची और वहाँ से भी 2 कारकुनान थे जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के एक्टिव कारकुनान हैं, सलीमुल्लाह खान साबिक चेयरमैन है और इस तरह असगर रोखड़ी है, उनको भी डेरा अड्डा चौक से गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई। इस तरह मलिक आमिर डोगर और 6 से ज़ायद कारकुनान बताए जा रहे हैं जो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं और उनको अपने साथ ले गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन पंजाब के तर्जमान हुदा गौहर की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि CPM मुल्तान को ये हिदायत की गई थी कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो तोड़ फोड़ हुई है उसके में जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में आई गई हैं। उनका ये कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अंबर जावेद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि आपने बताया कि वर्कर्स ने आके डेरा अड्डा चौक पर रोड भी ब्लॉक की, उन्होंने टायर भी जलाए, तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इस वक्त क्या है? आपको लगता है कि पीटीआई जो है एक भरपूर रेजिस्टेंस के लिए तैयार है? क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो यहाँ पे लोग इन गिरफ्तारियों से आपको खौफजदा नज़र आए हैं या वो ये चाहते हैं कि अगर कोई कॉल आएगी या हम एहतजाज करेंगे, इस तरह की नाइंसाफ़ी है, उसको हम भरपूर तरीके से उसके मज़ाहमत देंगे? जी बिल्कुल सभी साहब, आज हमने यही देखा है कि जब मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद कारकुनान आज खुद बड़ी तादाद में डोगर हाउस जमा हुए हैं, उसके बाद डेरा अड्डा चौक पर पहुंचे हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। ये दाद देनी पड़ेगी आज पीटीआई के कारकुनान को कि वह आज खुद मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एहतजाज किया है और वो गिरफ्तारियों की मजम्मत कर रहे थे और इसमें ख़वातीन भी शामिल थी। ख़वातीन का भी जोश व खरोश देखने वाला था, वो कोई खौफज़दा नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि अगर हमें भी गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस तो गिरफ्तार कर ले, उनको किसी भी गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। ख़वातीन भी रात गए तक डेरा अड्डा चौक पर मौजूद रही हैं, एहतजाज करते रही हैं और उनका यही कहना था कि वो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, जो निगरान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई जारी हैं, उससे डरने और खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। निगरान हुकूमत या पुलिस जैसे चाहे उनको जब चाहे गिरफ्तार कर ले, वो घबराने वाले नहीं हैं। ठीक है अंबर, बहुत शुक्रिया आपका, आप रखिएगा, हम आपसे लेते रहेंगे। खावर गुमन साहब, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आपको इंतज़ार, मैं क्योंकि शेख रशीद साहब की भी बात आपसे करना चाहता था और ये पीटीआई के कारकुन आज खुद जमा हुए हैं मुल्तान में और एक बड़ी तादाद में ये पहला एहतजाज हुआ है गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़। ये सब कुछ जो निगरान हुकूमत कर रही है और ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है,
आपके पास क्या इतलात है कि किस हद तक जाएंगे ये? अभी तक तो यही खबरें हैं कि हर तरफ से क्रैकडाउन है। वो समी साहब, सबसे पहले तो ये जो आपने नज़्म सुनाई है मुहासरा, वो जो कहा है ना इसमें कि मैं कट करूँ या सलामत रहूँ, यकीन है मुझे ये हसारे सितम कोई तो गिराएगा। मुझे तो अरशद शरीफ याद आ गए, ये उनकी भी फेवरेट नज़्म है, वो अक्सर इस नज़्म को पढ़ा करते थे। और जब ये नज़्म आप सुना रहे थे, यकीन करें उनकी एक जो सेंटेंस है अरशद शरीफ की याद दिला रहा था कि कितनी जिगरी से, कितनी बहादुरी से वो जब तक ज़िंदा रहा उसने अपना जो मिशन है इसको जारी रखा, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि एनी ट्रिक अप देयर स्लीव वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करेंगे। नंबर 1 जो क्या उनकी तरजीह है कि जो इंतखाबात हैं पंजाब और केपी के अंदर, जो कि आइन के जो 2 से 3 आर्टिकल्स हैं, 105 हैं, 224 हैं, 218 हैं, वाज़े ये बयान करते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। आर्टिकल 105 का सब क्लास 3 तो ये बहुत वाज़े करता है नॉट लेटर दैन 90 डेज़, मतलब ये 90 डेज़ की बात से भी कह रहे हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो सरीहन हमारे मुल्क के अंदर एक दस्तूरी इन्हराफ हो रहा है, और आज सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख के मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि वाज़े कर दिया है तमाम जो आइनी इदारे हैं उनको कि जो कोई भी इस अमल के अंदर शरीक होगा उनको फिर जो कानूनी अमल है, दस्तूरी अमल है, उसके ज़रिए जो उनके लिए सज़ा एक तजवीज़ की गई है जो आइन से इनराफ करेगा उसका उनको भुगतना पड़ेगा। अब जो ख़बरें ये हैं, बिल्कुल सब कुछ किया जाएगा। आपने देखा हर सतह के ऊपर ऑलरेडी किया जा रहा है, स्टेप्स के अंदर किया जा रहा है। पहले शहबाज गिल, उसके बाद सवाती साहब, फवाद चौधरी, जो शेख रशीद आज मुल्तान के अंदर, डोगर साहब, कल को कोई और लीडर, ये और हर गुजरते दिन के साथ हमारी इतलात यही है कि ये प्रेशर मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और मकसद एक ही है कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जाए, इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अब इनके लिए जो मसला पैदा ये हो रहा है कि अब आगे खाई है और पीछे अब पता नहीं क्या है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब करना क्या है, क्या पाकिस्तान का कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको ये इस बात की इजाज़त देगा कि ये जो है इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकें। मार कुटाई ये तो मेरे नज़दीक समी भाई ये अब सानवी स्टोरीज हो गई हैं। असल स्टोरी इस मुल्क की अब ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दस्तूरी हुकूमत मौजूद है, क्या पाकिस्तान के अंदर कवानीन राइज हैं। आर्टिकल 92 वाज़े कहता है कि मजमुआ जो तादाद है सेनेट और नेशनल असम्बली की 11% से ज़्यादा आप जो है काबीना नहीं बना सकते, जो कि 49 की तादाद बनती है। आज आपकी वो 85 की तादाद बन चुकी हुई है। इलेक्शन के हवाले से तमाम चीज़ें अब वाज़े नज़र आ रही हैं, तो लड़ाई आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ेगी। अब देखना यही है कि मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने जो अपने आप को आवाम की अदालत के सामने पेश कर दिया है। ज़ाहिर है हुकूमतें छोड़ी हैं, इक़्तिदार छोड़ा है, अब उनके पास एक ही सहारा है, वो सहारा है आवाम की सपोर्ट। आवाम उनके लिए कितना खड़े होते हैं, आवाम की सपोर्ट में कितना निकलते हैं। इतला जो हमारे पास आ रही हैं, इनका जो डर और खौफ है जिसकी वजह से ये इलेक्शन को हर हाल में पोस्टपोन करना चाहते हैं, कि जितनी भी इनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं इनकी अपनी एजेंसी से, मुख्तलिफ सर्वेज ये करवा रहे हैं। एक खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इन्होंने हाल ही में कुछ प्राइवेट कंपनीज हायर करके उससे भी सर्वे करवाए हैं, और इनके जो तगड़े हलके हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर GT रोड के ऊपर, वहाँ से भी इनको जो खबरें मिल रही हैं कि अगर इलेक्शन में गए तो बहुत मार पड़ेगी। अगर इलेक्शन पंजाब के अंदर ज़ाहिर है आपको 90 दिन के अंदर करवाना है, इलेक्शन हो जाता है पंजाब के अंदर, इमरान खान जीत जाता है, तो फिर 4-5 महीने वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी नेशनल असम्बली के इंतखाबात की। इसका मतलब ये होगा इमरान खान नेशनल असम्बली के इंतखाबात जो होने से पहले ही जीत जाएगा। KP और पंजाब में अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जो कि मौजूदा हालात वाक़यात बन रहे हैं, लेकिन मुझे डर और खौफ भी लग रहा है। वजह ये कि वो अब चूँकि वो इस खौफ के अंदर मुब्तला हैं कि इमरान खान को अगर हमने इलेक्शन दे दिया तो फिर हमारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है, लिहाजा इलेक्शन नहीं देना। अब इमरान खान साहब की ये जो मज़ाहमती तहरीक है, ये जो रेजिस्टेंस वो कर रहे हैं, अब वो कितना इस चीज़ को सस्टेन कर सकें, अब ये ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान है उसके ऊपर इसका बिल्कुल ठीक है। खबर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी तफसील से आपने ये बात कही। खौफ और जो डर था वो हमें लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो एहतशाम से भी और अलीना से भी पूछेंगे
कि ये जो अब डर और खौफ ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये माहौल फिर उसी तरफ जा रहा है? अगर मुल्तान में लोग आज किसी अपील के बग़ैर ख़ुद निकले हैं, तो फिर अगर अपील खान साहब देंगे और ये जो जेल भरो तहरीक और ये जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है, अगर ये ख़ुद से ट्रिगर हो गई, तो फिर हालात काबू में कैसे आएंगे और कौन इन हालात को कंट्रोल करने की पोजीशन में होगा? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। एहतशाम से एक सवाल करूंगा अलीना, फिर आपकी तरफ आता हूँ। एहतशाम, मुल्तान में तो हमने देखा कि जज्बा क्या है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है तब भी वर्कर्स इसी तरह आए? जी बिल्कुल, जब शेख रशीद साहब को पेश किया जाता है तो हम फोटोजेस भी ग्रुप में डालते हैं। पुलिस की नफरी बताती है कि जज्बात क्या हैं। ऐसा लगता है कॉर्डन आउट किया जाता है पूरी कचहरी को, अंदर नहीं आने दिया जाता, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। और शेख साहब के साथ पिंडी की माशाल्लाह बड़ी आवाम है। उसके अलावा इस्लामाबाद के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो कायदीन हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि पुलिस ने जो मेन जो एंट्री वो बंद कर देते हैं। कोर्ट्स के जो एरिया है उस एरिया में किसी को जाने नहीं देते। तो अगर ये जाने देंगे तो फिर पता चलेगा कि लोग कैसे आते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ फवाद चौधरी का आपने देखा है, फवाद चौधरी के वक्त मैं आप बताऊँ कि उसको पेश करना मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। और उसके बाद इन्होंने एफसी को बुलाया और एफसी ने कंट्रोल किया लोगों को और उसको पेश कर सकें। शेख साहब की जब बारी आई तो उस वक्त ये है कि पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी, उनको पता था कैसे मैनेज करना है। शेख साहब को बड़ा एक अजीब तरीके से लाया जाता है। अभी जैसे आज उन्होंने बताया कि हम शेख साहब को अडियाला जेल से मरी लेके जा रहे हैं, और लेकिन इधर थाने में अदालत में लिया। उनके जो भतीजे हैं उनके साथ भी झूठ बोला गया। और फिर उन्होंने एक मैसेज चलाया कि तमाम कारकुनान जो हैं कश्मीर चौक पहुँचें, मरी पहुँचें, सारे वो उधर निकल गए और शेख साहब को इस्लामाबाद कचहरी ले आए। तो जिस दिन अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाएंगे तो शायद वो पेश भी ना कर सकें। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जो वकला का गेट है वो बंद कर दिया जाता है। कोर्ट्स में जो केस इमरजेंसी केस हैं वो रुक जाते हैं। क्योंकि हमने फवाद चौधरी के, आज़म स्वाति के, इन केसेस में देखा है कि तमाम जितने भी साइलिन आते हैं जिनके इमरजेंसी केसेस होती हैं, बेल के मैटर्स होते हैं, वो सारे रोक दिए जाते हैं। और तमाम वो लोग जो इस केस के हवाले से आते हैं या शेख साहब के लिए आएंगे या किसी उनको नहीं आने दिया जाता। अच्छा अलीना, आप सुन रही हैं, मुल्तान में भी आपने देखा, यहाँ इस्लामाबाद में भी इसी तरह है, पिंडी में भी जज्बात हैं लोगों के बहुत ज़्यादा। ये तो इट्स लाइक जस्ट प्लेइंग विद द फायर। सर साहब, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन 2-3 लोगों की पिछले दिनों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, मीडिया से जिन्होंने बातें की हैं। कल भी मैंने एक का जिक्र किया था, आज दूसरा आज़म स्वाति साहब को मैंने सुना है। वो बातें तो मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन वो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, इससे यही चीज़ सामने आती है कि भाई हालात इतने पॉजिटिव नहीं हैं। शायद यही वजह है कि खान साहब ने, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि खान साहब ने शायद यही वजह है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है। जल्द से जुलूस और बाहर आना, रैलियाँ निकालना, मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएंगे। लेकिन जेल भरो तहरीक वही बात आती है जिसकी तरफ खावर साहब ने भी इशारा किया है कि इसके लिए उनकी क्या पॉलिसी है, इस पर वो कितना कायम रहेंगे, इसका रिस्पॉन्स कितना मस्बत आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाहर आना, लोगों को जमा करना, ठीक है, लोग इस तरह आ जाते हैं, लोग बाहर आ भी जाते हैं, लोगों का रिएक्शन भी है। और शायद ये एक, अगर इलेक्शंस होते भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शंस होते भी हैं, तो इलेक्शंस इतनी आसानी से नहीं होंगे। मुझे तो बहुत हंगामा, राय, कत्लो गारत और इसकी शक्ल में कोई और नजर लोग भी इसका फायदा उठाते हुए मुझे नजर आते हैं। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता है कुछ एग्जाम्पल सेट की जा रही हैं और ये चीजें जानबूझ के की जा रही हैं। मैं इस तरीके से अच्छा खाबर, आज एक और बड़ी अहम बात हुई है। ये जो अवामी रिएक्शन है ये तो अपनी जगह पे है। वो लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो किया था डी नोटिफाई, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और अब वो 43 जो MNA हैं बेसिकली वो रिस्टोर हो गए हैं। तो अब उसके बाद फिर कौमी असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी चेंज होगा। लेकिन बड़ा जो एक फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर इत्मीद का वोट लेना पड़े इनको शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर जो राजा रियाज साहब के साथ जो मुनहरफीन हैं PTI के 19-20, अब उनका वोट तो फिर शहबाज शरीफ को नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी जो तादाद में PTI के MNAs 43 अब वो मौजूद हैं। तो ये एक यकसर सिचुएशन बदली है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे एयरवे चैनल के ऊपर राजा रियाज एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जी हम तो पहले उनको वापस लाना चाहते हैं, वो वापस आना चाहें, 100 बिस्मिल्लाह, मैं अपनी जो सीट है उनको हाजिर कर दूंगा। अब इसके ऊपर देखना है कि मोहतरम जो स्पीकर नेशनल असम्बली है मौजूदा राजा रियाज, जो राजा परवेज अशरफ, अब राजे हैं ना आजकल, राजा परवेज अशरफ, राजा रियाज, सिकंदर सुल्तान राजा, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब,
अब सवाल ये है, आपके पास अबाई साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी राजे, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, जो मेरा बुनियादी नुक्ता है, क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक आईनी और दस्तूरी अमल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है 1973 के तहत चल रही है, वो बिल्कुल नहीं चल रही। केयरटेकर्स गवर्नमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, आपका जो इलेक्शन 2017 का एक्ट है वो वाजे है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको डे टू डे जो मामला है उनको चलाने के लिए इकदाम उठाने हैं। अब लाहौर में माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आइंदा 4-5 साल तक सूबे के अंदर हुकूमत में रहेंगे और चीफ मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू करेंगे, इस तरह के वो वहाँ पे काम हो रहे हैं। हमारे जो गवर्नर साहिबान हैं वो विद डेजोल्यूशन, जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकालना था, बार बार मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये लोगों को बावर कराता हूँ कि आइन का आर्टिकल 105 जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। आइन की वायलेशन ये नहीं समी साहब ये होती कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने आकर टेक ओवर कर लिया तो वही आइन का वो उसने उसे इनहाफ किया और उसी को आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगना है। कोई भी शख्स और आईने पाकिस्तान का कोई एक आर्टिकल से भी इनहराफ करता है जानबूझ के, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सजा लगती है, कोई ना कोई कदगन है। तो आइन तो ये कहता है कि जनाब जो गवर्नर है उसको ही शेल अपॉइंटेड डेट कि कब इलेक्शन होने हैं। मोहतरम बलीगुर रहमान साहब बाहर के पढ़े हुए हैं, मेरे ख्याल अंग्रेजी भी उनकी अच्छी है। अब वो कहते हैं कि जी मैंने चूंकि वो ऑप्शन लिया ही नहीं, वो जो 48 आवर्स की जो कदगन थी उसी के तहत असेंबली डिसॉल्व होगी, लिहाजा ये मेरे ऊपर नहीं, लाजम ये इलेक्शन कमीशन साहब जाने। इसी तरह का जो है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो केपी के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये इस तरह का बयान दे दिया। एक सेकंड, जो आपने कहा कि वो तो बाहर से पढ़ के आए हैं, तो फिर वो सारी इंस्ट्रक्शन बाहर से ले रहे होंगे, और जो गुलाम साहब हैं इनके केपीके के गवर्नर, उनके अंदर तो मौलाना फजलुर रहमान की रूह बोल रही है, तो फिर तो वो बिल्कुल सही अंदाज में आगे जा रहे हैं वो सब कुछ, फिर तो बिल्कुल दिस इज व्हाट दे वर सपोज्ड टू से। Yes, they were supposed to say and do all these things. लेकिन इमरान खान ने ना इन द हाइंडसाइट, शुरू में शायद मेरा और आपका यही ख्याल था कि केपी और पंजाब की असेंबलीज इनको इमरान खान को नहीं तोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आ रही है कि इमरान खान ने ये मूव करके एक इतनी ब्रिलियंट एक पॉलिटिकल मूव की है कि अब इनको अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। आइन बहुत वाज़ेह है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाने हैं। क्या इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में कोई जस्टिस मुनीर वाला के ऑप्शन नहीं? फिर यहाँ पे एक सेकंड, जरा एक सेकंड, आज क्या कहा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और आईजी पंजाब ने, हम तो नहीं इलेक्शन करवा सकते। ये निगरान हुकूमत के जो लोग हैं वो ये आके कह रहे हैं, यानी वो हुकूमत बनाई इलेक्शन करवाने के लिए गई है, वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया। देखें इवेंचुअली ये मोहसिन नकवी साहब से किसी ने नहीं पूछना, किसी ने जो वहाँ पे आजम खान साहब में केयरटेकर चीफ मिनिस्टर केपी, कौन से किसी ने पूछना। अब पूछना है तमाम तर जिम्मेदारी, आज जो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है आप उसको जरूर पढ़ना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, उसकी स्लाइड्स लाएं। सदर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, वो तमाम आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं, 105, 224, 218 और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका जो सेक्शन 57 है उसकी तफसील बता रहे हैं कि जनाब आला ये आपके ऊपर, आपने ये हलफ उठाया हुआ है, आपने आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल करने का हलफ उठाया हुआ है, और उस हलफ के तहत आपको मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात का कराना आपके ऊपर लाजम है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो उसकी जो सजाएं हैं वो भी बड़ी मुतय्यन है। तो क्या अभी जो राजू की बात हो रही है, नथिंग जो हम कोई पर्सनल अगेंस्ट एनी कास्ट, लेकिन माशाल्लाह सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मुझे लग रहा है कि सारे की सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके सर पे आएगी। अब वो क्या करेंगे? अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उन्होंने भी अपने साथी, वो हमारे दोस्त हैं, छोड़े हुए हैं। कंवर दिलशाद साहब आज कह रहे हैं कि ये सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा कैसे, ये तो उन्होंने आइन से इनराफ कर दिया। यानी मैं हैरान हूँ कि ये याद दिलाना इलेक्शन कमीशन को कि पाजी आपका असल काम इलेक्शन कराना है, आपको ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि हो ये तो बड़ा क्या सदर साहब ने आइन से इनराफ कर दिया, और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो कंवर दिलशाद साहब कहते हैं बिल्कुल आइन के मुताबिक है। लेकिन एक छोटा सा वक्फा यहाँ पर। वेलकम बैक नाजरीन। जो सूरत हाल है, जिस तरह ये हुकूमत और ये पार्टी नून लीग ख़ास तौर पे जो एक फैशिज़म पर उतर आई है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं
महताब हैदर साहब का मैं ज़िक्र करूँगा, महताब अब्बासी साहब, उन्होंने आज गुफ्तगू की है। अब वो मरीम साहबा को, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ साहब ने तो एक ख़ानदानी कंपनी बना के रखी है, भेज दिया मरीम को, और वो इस तरह चिंगाड़ दी आके जैसे पता नहीं वाकई वो को अवामी कायद हैं। तो आज महताब अब्बासी साहब ने ज़रा तबीयत उनकी दुरुस्त की है। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर कल की कोई जमात की लीडर एक छोटे से शादी हाल में अपना प्रोग्राम, क्या खूबसूरत बात है, मैं चाहता हूँ कि कलाम शायर ब ज़ुबान शायर, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन लें। बड़ी अब ये खुलकर बात की है। महताब अब्बासी साहब एक बड़े मनंजा मरंज शख्सियत हैं और नून लीग के उन लोगों में उनका शुमार है जिनके नवाज शरीफ साहब से बड़े ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो एक वज़ादार आदमी हैं और उनमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि जिस चीज़ को वो बेहतर समझें, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बेहतर समझा, अपने वर्कर्स के लिए बेहतर समझा कि यार ये क्या आप इस तरह एक ख़ानदानी एक इसको लिमिटेड कंपनी आप बना रहे हैं। फिर उन्होंने जो अंदाज़ गवर्नेंस है जिसमें आज देखें ना 7 मुशीर और शहबाज शरीफ साहब ने रख लिए हैं और पता नहीं कितने ज़्यादा हो गए हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है। अभी तो वो उधर जाना चाह रहे थे तुर्की, लेकिन मरीम औरंगज़ेब तो ये कहती हैं कि जी वो हमारी बड़ी मसरूफियात थी, लेकिन जो हमारे अंदर जो खोचल बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं भैया, वहाँ से ये इत्तला आई कि आप अपने बूट संभाल के रखें, अभी इधर पहन कर आने की ज़रूरत नहीं है, वो जो लंबे लंबे बूट हैं। अब महताब साहब ने जो गवर्नेंस के हवाले से बात की, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अब ये महताब अब्बासी साहब ने जो कहा है उसके बाद मैं कुछ कहूँ तो वो तो नामुनासिब होगा। खावर गुमन, फर्स्ट योर कमेंट ऑन दैट। आप देखें अब्बासी साहब है और बड़ा बहुत ही वाज़ेह कर दी है, और ये आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त लावा जो पक रहा है और मज़ीद आपको इस तरह की खबरें और इस तरह के जो बयानात इनके मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से सुनने को मिलेंगे। वो हम देख रहे हैं खाकान अब्बासी साहब उन्होंने क्या कहा, बाकी जो लीडरान ख्वाजा साद रफीक साहब, इस तरह के जो चीज़ें तो पल रही हैं। मैं थोड़ा सा, आपने जो पहले आर्गूमेंट रेज़ किया था ना वो कंवर दिलशाद साहब का, वो आजकल कंवर कम वो कुंवर जो नहीं इंडियन फिल्मों के अंदर वो कंवर दिलशाद, वो जो राजपूत होते हैं वो बिल्कुल हर मुक्का मारने के लिए तैयार होते हैं, माशाल्लाह से कौन राजपूत। अच्छा, वो याद होगा आपको जब ये उस टाइम ये इलेक्शन कमीशन के करता देता थे, जब जनरल मुशर्रफ का तोती बोलता था और जिस अंदाज से ये इलेक्शन कमीशन को चलाया करते थे, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे दोस्त हैं, हाथ जरा हौला ही रखिएगा। नहीं, वो उस वक्त वो आइन की हुक्मरानी के उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उसको बड़ा थामे रखा था। कमिंग बैक टू ये जो स्टोरी है ना, इस वक्त अब्बासी साहब ने सारी की सारी बात की। आप अंदाजा करें, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके फाद हुसैन साहब, इनके कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट उन्होंने रखे हुए, माशाल्लाह हमारे बड़े सहाफ़ी हैं, उनको ये नहीं समझाते कि खुदारा आज आपने 7 के करीब और मुआवने हसूसी शामिल कर दिए। और समी साहब, ये इतना बड़ा लतीफ है कि 25 मुआवने हसूसी वो हैं जिनके पास कलमदान ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास पता नहीं वो क्या। फिर ये अब्बासी साहब ने बात कहा कि पता नहीं बूट लैगर्स, इसका क्या तर्जुमा है वो आप बता दीजिएगा अपने नाजरीन को। आप, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसकी क्या वो है एक्सपर्टीज है, या कौन क्या सर्विस दे सकता है, या कौन क्या काम कर रहा है। अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है कि ये तमाम मुआवने हसूसी की गिनती करने के लिए एक और मुआवने हसूसी को जो है ना वो लगाने की जरूरत पड़ेगी, और उस मुआवने हसूसी की जो है आपकी वो चौकीदारी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए फिर एक और मुआवने हसूसी रखना पड़ेगा। आई डोंट नो, मतलब कि ये शहबाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, इनको कोई दुश्मनी है? मुझे एक चीज़ लगती है, मैं अब्बासी साहब से पूछूंगा, मुझे एक चीज़ ज़ियाउल हक बड़ी कोशिश की पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की, वो नहीं कर सके, और भी बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने ऐसा कमाल दिखाया कि वो एक सिंध की छोटी सी जमात बन के रह गई है। बाकी पैसे की बुनियाद पर इधर उधर वोट शोट लेके बड़ी उन्होंने वो अपनी गठैस सी बनाई हुई है, लेकिन असल जो बर्बाद किया ना पीपल्स पार्टी की जो रूह थी, जो उसका नज़रियाती वर्कर था, उसको बर्बाद किया आसिफ अली जरदारी ने। अब ये काम नवाज शरीफ अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले हैं। उन्होंने मरीम नवाज को भेजा और वो इतना ज़बरदस्त, मतलब इतनी ढिठाई से झूठ बोलती हैं, इतना पक्का मुंह करके झूठ बोलती हैं कि कभी कभी मुझे यकीन आ जाता है कि यार ये शायद सच कह रही होंगी। गोएबल्स जो है ना, गोएबल्स की रूह, वो अगर अभी किसी कब्र में है, कोई उसकी हड्डियां बाकी हैं, तो यूं 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 तड़प रही होगी कि यार इसने मेरा रिकॉर्ड बीट कर दिया ये। और अब जो लोगों का रिएक्शन है, यानी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है नून लीग को, तो महताब अब्बासी साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि ये ताने देते हैं आप इमरान खान को बुज़दिली के कि जी छुप के बैठा है,
तो क्या वो लंदन की वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टैंक में बैठकर नवाज शरीफ मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं, भगोड़े हैं, इधर वापस आने के लिए तैयार नहीं। और इनमें से किसी को शर्म नहीं आती, वो इमरान खान को बुज़दिल और झूठा आप वो कहते हैं। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए एहतशाम कि ये जो इस वक्त जो सेंटिमेंट है, पीटीआई जिस तरह से चढ़ी हुई है, तो नून लीग के वर्कर तो अपनी पार्टी की जो क़यादत की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, उनको शर्म तो आती होगी सुन के ये जो मरियम बातें कर रही। जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ा यानी तोशा खाना से गाड़ियां ले गए, डिटेल दे नहीं रहे, और वो इमरान खान को घड़ी चोर कहती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ है उसमें हुकूमत गई है स्टे लेने हाई कोर्ट में, तो उस वक्त जो है नून लीग के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे उन्होंने बड़ा एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, और आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये बल्दियात, इस्लामाबाद के शहर जो बल्दियात इलेक्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट में गए, वो इलेक्शन रुक गया, और अब उस पर तारीख पे तारीख और वो उसका कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। तो उसमें नून लीग का जो वर्कर है बड़ा मायूस परेशान है वो, क्योंकि हम यहाँ के लोकल्स हैं, हम देख रहे हैं जीते, वो कहते हैं कि इलेक्शन तो होना। वो कह रहे ये आप बड़ी मरियम की बहुत फेवरेट और पता नहीं क्या बड़ी हमायत में बातें करती है, जरा देना जवाब। आपकी ख्वाहिश है। खैर इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं मरियम नवाज मेरी फेवरेट है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है ये। अच्छा। खैर आपने कहा कि शर्म आती है या नहीं आती, यकीनी सी बात है उनको शर्म नहीं आती। अगर उन्हें शर्म आती तो वो यहाँ पर ना होती। मुझे ऐसा लगता है कि समी साहब कोई नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का क्या रिप्यूट है, नवाज शरीफ साहब की अवाम में क्या रिप्यूट है, बाकी मरियम नवाज साहबा के झूठों पर तो सबको ही पता है कि वो कितना झूठ बोलती हैं, मुंह पे झूठ बोलती हैं। तो मेरे ख्याल में ना ये नून लीग में से कोई नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इनको तो लोग वोट देंगे नहीं। शायद कोई नए लोग आए तो फिर लोग मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि एक आज से चंद माह पहले नवाज शरीफ साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी थी, और जो ज़िमनी इंतखाब हुए जब बुज़दार साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो नून लीग ने वो इंतखाब जीते। लेकिन जो उन्होंने साजिश की ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो गठजोड़ की जनरल बाजवा के साथ, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इमरान खान पर, और उससे पहले जिस तरह वो पाकिस्तान की फ़ौज को गालियां निकालते थे, जर्नैलों को गालियां निकालते थे, और उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो थूक के चाटने वाली बात है, इस चीज़ ने लोगों को मायूस किया। और फिर नवाज शरीफ साहब भाग के यहाँ पे चले गए, वर्कर से कहा कि आप आगे जाएं, वो किसी दूसरे को बुज़दिल कहते हैं, खुद वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो जो इमेज था मुस्लिम लीग नून का, उसकी जो लीडरशिप का, वो तार तार हुआ है। और फिर इमरान खान ने जिस तरह उनको एक्सपोज किया, उसने मुस्लिम नून के वर्कर्स को भी और बहुत सारे वो लोग जो वोट देते थे उनको बताया कि बेसिकली हकीकत क्या है। बहरहाल आज इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।